ताला मुझे दे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं पॉलिटिकल एरेना पे, पॉलिटिकल फोर फ्रंट पे। एक तो कल सवात में पीडीएम का जलसा था और इसके बाद बाकायदा तौर पे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अपने फेज 3 का आगाज कर दिया। अब इस पीडीएम के फेज 3 के पहले जलसे की दो हाइलाइट्स थी। एक तो ये कि शहबाज शरीफ की एंट्री हुई पीडीएम के जलसों में, और शहबाज शरीफ जो कि नून लीग में मुफाहिमत का बयानिया रखते हैं, जो कि इस बात की निशानदही करते हैं कि हुकूमत के खिलाफ जो भी तहरीक चलानी है या जो भी कोशिश करनी है हुकूमत को गिराने की या गैर मुस्तहकम करने की या हुकूमत की अपोजिशन करने की, वो पार्लियामान के अंदर से होनी चाहिए। शहबाज शरीफ की एंट्री हुई, मरियम नवाज साहिबा आउट हो गई। तो ये क्या डिपिक्ट करता है, ये क्या इशारा देता है, ये क्या इंदिया देता है कि पीडीएम के जलसों में अगर शहबाज शरीफ होंगे तो मरियम नवाज नहीं होंगी, या नून लीग के अंदर और पीडीएम के अंदर खास तौर पे अब क्या बयानिया प्रिवेल करेगा, शहबाज शरीफ का मफाहिमत का या मरियम नवाज शरीफ का मज़ाहिमत का। और वो भी खास तौर पर ऐसे वक्त के बाद कि जब कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में एक तवील अरसे के बाद अपोजिशन का इंटरेक्शन हुआ है, एक बड़ी तवील ब्रीफिंग हुई है आर्मी चीफ के साथ और डीजी आईएसआई के साथ। सिर्फ यही नहीं, आजाद कश्मीर के इलेक्शन की भी बहार अपने फुल जोबन पे, फुल उरूज पे है और बिलावल भुट्टो सरदारी भी वहां जलसे कर रहे हैं। आज उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्कि नून लीग को भी निशाना बनाया। तो आजाद कश्मीर के इलेक्शन में क्या आउटपुट मुतवक्के है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके पास बड़े कमजोर उम्मीदवार थे आजाद कश्मीर में हलकों में, वो भी इस बात का क्लेम कर रही है कि वहां पे हुकूमत वो बना सकती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी, और क्या अगर वहां पर हुक्मरान जमात हुकूमत बना लेती है तो उसके बाद धांधली का एक नया मंत्रा, एक नया बयानिया हमें सुनने को मिलेगा। और वो भी ऐसे वक्त में कि आज शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो एस्टैब्लिशमेंट के पास फिलहाल इमरान खान के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तो यहाँ से दो बुनियादी सवालात निकलते हैं कि क्या वाकई एस्टैब्लिशमेंट के पास इमरान खान के अलावा और कोई चॉइस नहीं है, और दूसरा कि चॉइस की बात करके शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या नून लीग के अपने ही वोट को इज्जत दो के बयानिए की नफी कर दी है। क्या शाहिद खाकान साहब ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर जो भी हुक्मरान बनता है वो एस्टैब्लिशमेंट की चॉइस के साथ बनता है, तो क्या वोट को इज्जत दो के बयानिए की नफी हो रही है। ये चंद बड़े बड़े अहम सवालात हैं, और इसके अलावा अफगान इशू को भी डिस्कस करेंगे। वज़ीर आज़म आज बलूचिस्तान में थे, गवादर में थे, वहां उन्होंने कहा कि जी बलोच अस्करियत पसंदों के साथ बातचीत करने को वो तैयार हैं। सो इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं, तीनों बड़ी सियासी जमातों से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, सेनेटर हैं जनाब मोहसिन अजीज साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, पॉलिसी साजों में से एक और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह हैं जनाब राना तनवीर हुसैन साहब। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, पंजाब की सियासत में बड़ा नाम है जनाब चौधरी मंजूर अहमद साहब। राना तनवीर साहब, पहला सवाल आपसे। पहले तो ये बताइए कि पीडीएम का फेज 3, शहबाज शरीफ यहाँ पे एंट्री देते हैं, जलसों में शामिल होते हैं, हुकूमत को गिराने की कोई बात नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद मज़ाहिमाना जलसों में शरीक हो रहे हैं। तो नून लीग आखिर चाह क्या रही है? नून लीग कंफ्यूज है, नून लीग करना क्या चाह रही है? मुफाहिमत करना चाह रही है, मज़ाहिमत करना चाह रही है, और शहबाज शरीफ आते हैं जलसों में तो मरियम नवाज साहिबा आउट हो जाती हैं। और इसके अलावा जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग, उस मीटिंग के बाद से शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत गिराने की जो बात है वो बंद कर दी है या खत्म हो गई है। हुकूमत भी इसके बाद ये कह रही है कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के बाद कि ये सारे एक पेज पे आ गए हैं, हुकूमत भी, अपोजिशन भी, एस्टैब्लिशमेंट भी, और अपोजिशन खत्म हो गई है। राना तनवीर हुसैन साहब। गरीदा, आपने तो इतना लंबा क्वेश्चन कर दिया है, बदन क्वेश्चन एक नहीं बल्कि 4-5 क्वेश्चन कर दिए हैं। देखिए, पहले तो मुफाहमत मज़ाहमत की बात हम बार बार कहते हैं कि मुफाहमत मज़ाहमत का जो एक आपने टर्म कायम की हुई है वो नहीं है। हम जो बात करते हैं
وہ بڑی سیدھی اور سمپل بات کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو، ملک جو ہے وہ قانون آئین کے مطابق چلے، اور جو الیکشن ہے وہ فیئر، فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو بغیر کسی مداخلت کے، اور جس کو بھی لوگ ووٹ دیں، قوم جس کو چاہے، جس کو ووٹ ڈالیں وہی آگے اور وہی حکومت بنائے، جس کو اور اسی کا ووٹ نکلے. ٹھیک. تو یہ میرا بڑی سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، نہ جس کو جس طرح گمایا جاتا ہے چیزوں کو. یہ میرا حال ہے کوئی بھی پارٹی اندر سے تو ٹھیک ہے، کچھ پارٹیوں کے معاملات ہو سکتا ہے ایسے ہوں کہ ان کی حکومت ہی اس وجہ سے ہو کہ وہ کسی اور جگہ سے طاقت لے رہے ہوں، لیکن اگر بات کریں تو کسی سے اس کو انکار نہیں ہوگا اس بات سے کہ ہاں ان کی بالادستی ہونی چاہیے، ان کے مطابق کام ہونا چاہیے، جو الیکشن ہے وہ صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے. تو میرا خیال ہے کوئی ہم بڑی بات نہیں کر رہے، ہم تو وہ جمہوری جو ویلیوز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے وہ یہ بات کرتے ہیں، اور ملک میں صحیح حقیقی لیکن رانا صاحب ایک تو بڑا ہلکا پھلکا سٹارٹ ہوا ہے پی ڈی ایم کا یہ فیز 3. پہلے جو 2 فیز تھے آپ کے جلسوں میں جس میں پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ شامل تھی، بہت ہنگامہ تھا، بہت شور شرابہ تھا. ابھی تو بالکل ہلکا پھلکا چھوٹا سا ایک جلسہ کر کے جس کی ہلکی پھلکی جو ہے نا ایک کوئی خبر آئی ہے، تو اس میں شہباز شریف شامل ہو جاتے ہیں اس جلسے میں، اور مریم نواز صاحبہ اس جلسے میں نہیں ہوتی. تو جہاں شہباز شریف ہوں گے وہاں مریم نواز نہیں ہوں گی. نون لیگ کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں، اور شاہد خاقان صاحب نے آج کہہ دیا کہ جی چوائس صرف عمران خان ہے. تو چوائس مطلب آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ پر آشیرواد اب دینا چاہ رہے ہیں سب چیزوں کی؟ جو پہلے آپ نے پی ڈی ایم کے جلسے کی بات کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس طرح کے امپریسو یا اس طرح کا امپیکٹ آنا جس طرح پہلے پی ڈی ایم تھی، جی وہ ایک ایپیسوڈ ہوا جس سے پیپلز پارٹی علیحدہ ہوگی. اور وہ بھی کوئی، میں سمجھتا ہوں وہ جو ہماری بات تھی وہ بڑی ایک وہی تھی. ہم جینولی کہتے تھے کہ اگر ہم ریزائن کریں جی سارے مل کے 160 پلس تو، اور لانگ مارچ بھی ہو تو اس کے ساتھ گورنمنٹ سے جو ہمارا ایک ٹارگٹ ہے کہ گورنمنٹ سے جان چھڑائی جائے اس ملک کی اور ایک قوم کی، تو وہ حاصل ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال وہ نہیں ہوا، ہم آگے. لیکن وہ جدوجہد جو جس میں پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں بالکل اس کا بھی یہی ہوگا کہ جس کی میں نے پہلے بات کی ہے کہ ایک صاف شفاف الیکشن ہو، گورنمنٹ آئین اور قانون کے مطابق چلے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم لے کے چل رہے ہیں، پی ڈی ایم اس پہ کمیٹڈ ہے. اور یہ اس وقت ایک لمبا دورانیہ ہوا ہے، بیچ میں جو ایکٹیویٹی نہیں ہوئی تھی، بجٹ سیشن آ گیا، بہت کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی. تو ابھی میرا شروع کیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز بڑھتی جائے گی اور شدت اس میں آئے گی. رانا صاحب میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے آپ. شہباز شریف ان ہو گئے ہیں، مریم نواز صاحبہ آؤٹ ہو گئی جلسے سے، وجہ کیا ہے ذرا جلدی بتا دیں، پھر میں چودھری منظور صاحب کی طرف جاؤں. کوئی ایسی بات نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مریم صاحبہ آؤٹ ہو گئی ہیں. مریم صاحبہ بھی آپ دیکھیں انہوں نے پہلے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے. اس وقت جو شہباز شریف صاحب کی آپ بات کرتے ہیں، جب پی ڈی ایم کی جلسے ہوتے تھے تو مریم بی بی جا کے جلسوں میں باقاعدہ جاتی تھی ریگولرلی. اس وقت شہباز صاحب اندر تھے، جیل میں تھے. آپ اس کو ذرا یاد کریں نا زمانے کو، 7 مہینے تو وہ اندر رہے ہیں. جب پی ڈی ایم عروج پہ تھی اس کا زمانہ تھا، جب جلسے ہو رہے تھے اور جب ہم لانگ مارچ کر رہے تھے. اس میں کسی کو کوئی، میرا حال ہے کوئی تو ایک فیکٹ ہے. تو ابھی وہ باہر ہیں، پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے، اور وہی جب وہ بات ہوتی ہے کہ سربراہی اجلاس ہے، سربراہ ہیں، وہ جاتے ہیں اور جائیں گے. لیکن یہ بات کہنا کہ آپ دیکھیں نا، ایک ایبسنس میں ایک ہمارے پاس جو مریم بی بی ہیں وہ بڑی کرزمیٹک ہیں، کراؤڈ پلر ہیں، انہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے پارٹی کو چلنے میں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آگے چیز چلی جائے گی. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ تیسرا، پتہ نہیں لاسٹ والا کویشچن آپ کا کیا تھا، اس کا بھی میں اگر جواب دے دوں تو اسٹیبلشمنٹ والی چوائس. لیکن یہ سوال ذرا مجھے لے کے چودھری منظور کی طرف جانے دیں. صاحب بس وہ فراوانی وہ گفتگو میں کچھ چیزیں کہہ جاتے ہیں، وہ اس کو اتنا میرا لے، اس پہ آپ فوکس کریں جو ہمارا واقعی جس پہ ہم کمیٹڈ ہیں کہ ایک صاف شفاف الیکشن ہو اور جس کو لوگ ووٹ دیں اس کو لوگ آگے اس وہی حکومت بنائیں اور ووٹ کو عزت دو والی بات جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. شاہد صاحب میرے کو بات کیا جاتے ہیں وہ کیونکہ بہت زیادہ انٹرویو دیتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں وہ ہو جاتی ہیں ان سے. لیکن آپ ادھر ہی رہیں جدھر
हमारा एक है कमिटमेंट है, आप लगे हुए हैं। चले मुझे सवाल तो करने, चले मुझे सवाल आपकी इस बात पे चौधरी मंजूर साहब मुस्कुरा रहे हैं। चौधरी मंजूर साहब, आप भी समझते हैं कि शाहिद खान साहब ने ऐसे ही बस फरावानी में कह दी, बहुत सारे इंटरव्यूज देते हैं तो ऐसी बस बात उनके मुंह से निकल गई कि एस्टैब्लिशमेंट के पास एक ही चॉइस है और नून लीग जो कि वोट को इज्जत दो के बयानिए की हामी है। एक तरफ देखें ना, मैं कहता हूँ एक तरफ तो हम कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। हाँ। हम तो वही बात करते हैं, तो वो सर आप लोग खुद फिर इसको वैलिडेट कर रहे हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट के पास चॉइस एक ही है, इमरान खान, यानी कि मुल्क में कोई हुक्मरान बनता है तो एस्टैब्लिशमेंट की चॉइस से बनता है। देखिए ना, मैं जब बात करता हूँ ना तो मैं बात कहता हूँ, मैं समझता हूँ, हाँ। मेरी असेसमेंट है। जब मैं बात करता हूँ मैं कहता हूँ ये पार्टी की है, वो हमारी पार्टी का ये है कि इलेक्शन होने चाहिए बगैर किसी मुदाखलत के होने चाहिए। राणा साहब, मुझे चौधरी मंजूर साहब की तरफ जाने देना, अब मुझे जरा चौधरी मंजूर साहब की तरफ जाने दे। चौधरी मंजूर साहब, आप भी समझते हैं वही सवाल मेरा कि शाहिद खान साहब ने फरावानी में यह बात कह दी होगी और चॉइस के मामले को लेके आजाद कश्मीर इलेक्शन में इमरान खान साहब की पार्टी क्लेम कर रही है कि वो वहां पे हुकूमत बना लेगी, तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि एजेके में भी चॉइस सिर्फ इमरान खान होए? अच्छा, एक तो शुक्रिया आपका। जो पीडीएम के जलसे में फर्क था वो ये नहीं था कि मियां शहबाज शरीफ साहब गए हैं या मरियम बीबी गए। फर्क ये था मियां नवाज शरीफ साहब ने वो ये था, मेरा ख्याल है उन्हें करनी चाहिए थी। मैं राणा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मियां साहब से जरूर स्पीच कराए। उसका जो इम्पैक्ट आता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जो आपका सवाल है, देखिए इस मुल्क का अलमिया ये है, आज भी बहस होती है कि मशीनें ले आए, मशीनों से ठीक हो जाएगा इलेक्शन। यहाँ पर लेकिन मशीनें नहीं करती। और दूसरी बात, शाहिद खान अब्बासी साहब ने ये बात दुरुस्त कही कि इस मुल्क का अलमिया ये है कि इसमें तकरीबन 1-2 इलेक्शंस को छोड़कर धांधली हुई सभी में, और उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी तो वो ठीक कह गए, रवानी में ही कह गए, लेकिन उसकी रिजल्ट्स के मुताबिक तो नून लीग रही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब इस बात से आगे चलना चाहिए। आगे कैसे चलना चाहिए कि ये रिफॉर्म्स हो तो कैसे हो, इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर क्या होना चाहिए। मतलब मैं मिसाल देता हूं इंडिया की। क्या इंडिया में जब मशीनें ईवीएम नहीं थी तो तब भी कोई धांधली का इल्जाम लगाता था? नहीं लगाता था, क्योंकि वहां पे इलेक्शन फेयर होता है। हालांकि हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर बैठा होता है, जो जिसकी गवर्नमेंट होती है, वो प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में इलेक्शन हो रहा होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन नजदीक नहीं जाने देता प्राइम मिनिस्टर को। तो मुझे याद है एक दफा वो वाजपेयी साहब, वो गिल साहब थे, उन्होंने खत लिख दिया। वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जिमनी इलेक्शन था, उन्होंने कहा आप यहाँ पे यात्रा पे जा रहे हैं, आप इस इलेक्शन, चूंकि यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, हमारा अमला आपको लेगा और हमारा अमला वापस छोड़ देगा, हमारे जहाज पे जाएंगे। तो वाजपेयी साहब ने अपना वो टूर था वो कैंसिल कर दिया। तो सवाल यहाँ पे भी ये है कि क्या इलेक्शंस जो है उनको फेयर फ्री होना है या नहीं होना, ये असल इश्यू है। तो अगर तो ये रिफॉर्म्स की बात करते हैं, बार बार कहते हैं बैठे, अगर तो बैठने का मकसद ये है कि कोई दुरुस्त सिमत में कदम आगे बढ़ने हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये बढ़ाने होते तो ये ना इतनी जल्दी क्या थी, ना ये ऑर्डिनेंस पास कराते, ना ये बुलडोज करते कौमी असेंबली में। वहां पे चौधरी साहब अब तो खुद वजीर आजम साहब ने दावत दे दी ना कि आकर बैठे इंतखाबी इस्लाहात पे जो बात करना चाहते हैं। अब तो वजीर आजम साहब ने खुद दावत दे दी है। नहीं, कब दी दावत? कब दी? जब कोई इमरजेंसी तो नहीं थी कि 2 महीने बाद इलेक्शन तो नहीं होने जा रहा। ऑर्डिनेंस जारी की क्या जरूरत थी? कौमी असेंबली से बिल को बुलडोज करने की जरूरत थी? माहौल तो नहीं है कि कोई बैठकर बात करे। तो इस बुनियाद पर हम ये समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने कोई माहौल, एटमॉस्फेयर पैदा करना है, हमने तो 2/3 अक्सरियत वाली तरामीम 125 मेंबरान के साथ कराई। 18वीं तरमीम में हमारे पास क्या था? पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 125, लेकिन चूंकि एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट थी, उसमें सभी पार्टियों को बुलाया गया, सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया और नतीजा था यूनानिमस 18वीं तरमीम आ गई। हाँ, अभी आगे एनएफसी अवार्ड आ गया यूनानिमस। अभी आगे आ रहे हैं चौधरी मंसूर साहब के स्काइप की तरफ से एक प्रॉब्लम आ रही है, उनकी आवाज जरा एडजस्ट कर लीजिएगा। इस्लामाबाद पीसीआर सेंटर मोहसिन अजीज साहब, आप बहुत तसल्ली से दोनों अपोजिशन जमातों का आपने मौक़िफ़ सुन लिया, एक तो सियासत के हवाले से और दूसरा इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से। तो एक तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन भी आ रहे हैं, आपकी पार्टी किस बुनियाद पे वहां पे क्लेम कर रही है कि जी ये इलेक्शन हम क्लीन स्वीप कर लेंगे, जबकि वहां पे नून लीग की बहुत बड़ी अक्सरियत है,
है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने अच्छे उम्मीदवार उतार रही है। इन दोनों जमातों की निस्बत आपके उम्मीदवार बहुत कमजोर हैं वहां पे आजाद कश्मीर इलेक्शन में। तो क्या आप भी एग्री करेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट के पास इमरान खान के अलावा और कोई चॉइस नहीं है? इसी बुनियाद पे क्या आप लोग भी क्लेम कर रहे हैं कि आजाद कश्मीर इलेक्शन जीत लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं, पाकिस्तान के पास और कोई चॉइस नहीं है इमरान खान के अलावा, क्योंकि इन्होंने, हमारे अवाम ने, हम सब ने इन सबको बारियां दी हुई हैं और इनको आजमाया हुआ है कि इन्होंने क्या किया है। यहाँ पे मैं ये बात करता चलूँ कि यहाँ पीडीएम की बात हुई। पीडीएम तो सिर्फ नारे के अलावा कुछ नहीं थी, और माँ सिवाय एक दो जलसों के, कराची में एक जलसा जिसको आप कह लें कि फेयरली ठीक था, एक गुजरावाला का जलसा था। पेशावर जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, यहाँ पे इन्होंने एक कबूतर चौक है, जिसमें कि चौक है जिसका मतलब चारों तरफ से सड़क मिलती है, और एक छोटी सी जगह है शहर के वस्त में, वहाँ ये जलसा नहीं कर सके। लाहौर का आपने जलसा देखा और उसमें कहा कि अब या बात इधर हो जाएगी या बात उधर हो जाएगी, दिसंबर का महीना ना आने दें, हम जो है अगर चल पड़े तो हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा, उतर जाओ, तुम हार गए, तुम खत्म हो गए, सेनेट का इलेक्शन नहीं होने देंगे। क्या हुआ आपने देख लिया। ये सब टूट फूट के शिकार हैं। इनकी आपस में जो है इनकी रंजिशें हैं, ये आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं, उसकी वजह से ना ये पहले कामयाब थे ना अभी कभी कामयाब होंगे। आपस में आपने देखा, ये माने या ना माने, ये तो पीडीएम में जब झगड़े थे तब भी कहते हाँ, एक साहिबा जो है तकरीर करती थी, हाँ पीडीएम टूट गई जी, कोई नहीं टूट गई। आपने देख लिया आज जो है वो मरियम साहिबा जो थी वो कभी आती है, कभी अपीयर होती है, कभी डिसअपीयर हो जाती है। ये हमें मन तक समझ नहीं आती। आजकल वो डिसअपीयरेंस के मोड में है। अब हमें मालूम नहीं कि हम ये क्या समझे और क्यों ना समझे कि आपस में चाचा और भतीजे की जो है ये प्रॉब्लम है, रिफ्ट चल रही है, ये टग ऑफ वॉर है। कोई लोग बाहर से बैठ के हुकूमत करना चाहते हैं और कोई चाहते हैं कि हमें डायनेस्टी के तौर पे हुकूमत मिले, हम जो है कुछ करें या ना करें। बात ये है कि देखिए, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे इनका जो है काम ये मुक चुका है, इनकी सियासत मुक चुकी है। इनका जो तरीका कार था, सिलेक्टेड का जो ये नाम लेते थे, आज तो एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, सब एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं। और जिस तरह से खाकान अब्बासी साहब का आप कह रहे हैं, उन्होंने तो यहाँ ये भी आगे कहा कि हम जो है इलेक्शन को चोरी करने में या इलेक्शन को रेक करने में और धांधली करने में हम माहिर हैं, हम सब माहिर हैं। सर वो उनका इनकम्प्लीट क्लिप है, वो उनका इनकम्प्लीट, वो तंजिया बात कर रहे थे, वो उनका इनकम्प्लीट क्लिप है सर। नहीं, मैंने पूरा भी सुना है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम सब, जिसका मतलब है कि वो नॉट ओनली हिम बट ऑल ऑफ द पार्टीज आर माहिर। और बात क्यों ना हो ऐसी, हमें मालूम नहीं है कि इलेक्शन के दिन क्या क्या किया जाता है। इलेक्शन के दिन जो है किस तरीके से, अगर एक हलका है वहां पे अगर किसी की मेजोरिटी आ रही है तो किस तरीके से वहाँ पे इलेक्शन रोके जाते हैं, किस तरीके से वहाँ इसी चीज के लिए चौधरी मंजूर साहब ने बात की है कि इसी मामले में अगर एक स्टेप लिया जाता है तो ये आगे से कहते हैं मैं ना मानूं। भाई आपने क्या रिफॉर्म किए? इलेक्शन कमिश्नर आप लोगों ने बनाए थे, आप लोगों ने लगाए थे, उसके बाद क्या हुआ? अगर पुलिस अंदर आ जाए तो आपको एतराज, फौज अंदर आ जाए आपको एतराज, दबा गैब होता है कि नहीं होता आप उसका एतराज, कभी आप इसको आरओ का इलेक्शन कहते हैं। तो अगर एक आदमी आज एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेकर आ रहा है तो आप आए, उससे अच्छी को तजवीज दें अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो। वरना पिछले 70 साल में जो ये कह रहे हैं और सही फरमा रहे हैं कि माँ सिवाय एक या दो इलेक्शन के बाकी सारे इलेक्शन जो हैं वो रिग हुए, तो हुए हैं, हाँ बिल्कुल हुए। अब इसमें आपको हम पे क्यों सर आपकी बात बिल्कुल बजा, लेकिन जो चौधरी मंजूर साहब बात करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब का रवैया, वज़ीर आज़म साहब तो अपोजिशन के साथ बैठते नहीं हैं, कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में नहीं बैठे अपोजिशन के साथ, तो फिर वज़ीर आज़म जब तक बैठेंगे नहीं तब तक बात आगे कैसे बढ़ेगी? सर एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेने दें, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं, इसी नुक्ते से मजीद बात का आगाज करते हैं सेंटर मोहसिन अजीज साहब से, प्राण तनवीर हुसैन साहब से और चौधरी मंजूर अहमद साहब से।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर साहब, आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म साहब तो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में नहीं बैठते ऑपोजिशन के साथ, तो फिर इंतखाबी इस्लाहात के मामले पे कैसे बैठेंगे? फिर अगले होने वाले इलेक्शन और खासतौर पर जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है वहां पे धांधली का जो मंत्रा सामने आएगा उसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा फिर जनरल इंतखाबात पे, जनरल इलेक्शन पे। आप इसमें कुछ कमेंट करना चाहते हैं? फिर मैं रान तनवीर साहब आपकी तरफ जाऊँ। खैर, हमें इस बात से निकल जाना चाहिए कि वो बैठे या नहीं बैठे। द पर्पस हैज बीन सॉल्व्ड एंड द पर्पस हैज बीन रिजॉल्व के जो है उन्होंने आके यहाँ पे सारा 8 घंटे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, ISI चीफ ने आके सबको एक्सप्लेन किया है। और खान साहब ऑलरेडी जो है इज इन द नॉलेज, क्योंकि वो उनकी मुलाकातें होती रहती हैं। वो बैठे या नहीं बैठे वो अलग बात है, लेकिन जब बैठते हैं तो हम जब बात करते हैं कि जी नैब के ऑर्डिनेंस को हम ठीक करते हैं, नैब के एक्ट को हम ठीक करते हैं, ऐसे कानून को ठीक करते हैं, तो ये लोग जब ये आगे से कह देते हैं कि जी 38 में से 36 क्लॉजेज आप निकाल दें क्योंकि वो स्पेसिफिक होती हैं टू सेव द स्किन ऑफ देयर लीडर्स एंड व्हाटएवर केसेस आर इन द फील्ड टुडे, तो तब जाके ये बात की जाती है कि नहीं, हमसे तो बैठना बेसूद है। इसलिए बेसूद है कि आप जो है तो मुल्की मफाद में बात नहीं करते, आप स्पेसिफिक लोगों की मफाद में जो है हु हैपन टू बी योर लीडर्स, उनके मफाद में आप बैठ के यहाँ बात करते हैं, तो वहां से बात निकलती है कि नहीं जी ये बात आगे नहीं चल सकती। सर ये वही नैरेटिव में फंस गए ना, इसी का तो फिर शिकवा करती है ऑपोजिशन आपसे कि जी आप हमारे साथ बैठते हैं तो हमारे बारे में इस किस्म की बातें करते हैं। रान तनवीर साहब आपकी तरफ में जाऊंगी। रान तनवीर नहीं, तो ये तो सामने हकायक है ना, ये तो लिखा हुआ है, हम तो शिकायत नहीं करते, ये तो लिखी हुई चीज मौजूद है ना, ये तो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ मौजूद है। हम कोई हेर से पे बात तो नहीं कर रहे कि हेर से पे बात करिए, तो लिखी हुई चीज मौजूद है जो उन्होंने लिख के दिया था कि ये क्लॉजेज जो है आप निकाल दें, और हम आपको ये बताते हैं कि इस क्लॉज को निकालने से फलां आदमी का केस खत्म हो जाता है, इस आदमी को निकालने से फलां आदमी का केस जो है वो बिल्कुल नलीफाई हो जाता है। हम तो ये बताते हैं आपको। ठीक है, रान तनवीर साहब सर इस पे आपका कमेंट चाहूंगी, मैं आपका जवाब चाहूंगी जरूर। इस चीज पे सर ये इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कि वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान अगर कौमी सलामती कमेटी मीटिंग में नहीं भी थे तो कोई इशू नहीं पड़ता, लेकिन जब हम आपके साथ बैठते हैं तो आप वही NRO मांग। मोहसिन अजीज साहब बड़े समझदार आदमी हैं, इनको सब पता है मामलात का। ये ब्रीफिंग जो थी ये नेशनल सिक्योरिटी पे थी, कुछ एक पार्ट था जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ था, जो आर्म फोर्सेस के साथ या आर्मी वालों ने, आर्मी चीफ और DGI जो थे वो बैठे हुए थे, DGI। कुछ क्वेश्चन हमारे वो थे जो रिलेटेड थे गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि उस वक्त वो भी जो आर्मी चीफ या उनके रफका थे वो कहते थे इसका फैसला या इसका जवाब तो गवर्नमेंट ही दे सकती है। आपने सुना भी और देखा भी, जब खाने के लिए गए तो कुछ लोगों ने शायद पूछा तो उन्होंने कहा ये तो गवर्नमेंट कोई फैसला कर सकती है, वो जवाब दे सकते हैं। तो वहां पे जो जवाब दिए उन चीजों के वो शाह महमूद साहब ने दिए, जो कि मैं समझता हूं कि इस किस्म की जब ब्रीफिंग हो, जब पार्टी हेड्स हो, लीडर अपोजिशन हो और सारी पॉलिटिकल फोर्सेस वहां पे बैठी हों, जिनका मकसद ये था कि हम एक, क्योंकि ये नेशनल हमारा इशू है, सिक्योरिटी का मसला है, हम सब एक ऑन बोर्ड हो और एक पेज पे हो। आगे कल को जो चैलेंजेस आने वाले हैं हमें कमिंग डेज में, जो कहते हैं जी आने वाले दिन 6 महीने या और बहुत ज्यादा, इनको पता भी होगा कि बहुत हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस बन के आ रहे हैं। तो उस वक्त अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो वो जवाब देते तो वो ज्यादा मुसद्दका और ज्यादा उसका इम्पैक्ट होता या ज्यादा उसको ऑथेंटिक समझते हैं। अब शाह महमूद साहब को इन्होंने भेज दिया कि आप जवाब दें, जवाब उनको देने चाहिए थे। जब वो 3 घंटे की बाद घंटा डेढ़ या जो भी कौमी असम्बली में उन्होंने स्पीच की तो फिर भी आके बता देते कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे उनके मतलब बनते थे और हुकूमत ही उनका जवाब दे सकती थी। बाकी रही बात के जी हम इनके साथ बैठते नहीं है, मैं आपको लेकिन राणा साहब यहीं पे एक सप्लीमेंट्री सवाल का इजाजत दे दीजिएगा, हुकूमत की तरफ से और फिर कौमी असम्बली के ऑफिस की तरफ से भी इसको वेरीफाई किया गया कि अपोजिशन में से एतराज हुआ था वजीर आजम के कमेटी मीटिंग में शामिल होने पे, जिसकी वजह से वजीर आजम साहब जो हैं शामिल नहीं हुए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल ये कैसे इन्होंने उसको फेस सेविंग दे रहे हैं, हालांकि देनी नहीं चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि एक चीज थी ना, उनके वो उसमें थे कमेटी में, ना वो स्पेशल इनविटेशन में थे, और उनका पहले से सारे एंगेजमेंट अपनी थी, फिक्स प्रोग्राम थे। आप उनका हफ्ते का एक शेड्यूल देख लें,
वो ना आना चाहते थे, ये मुझे पता है अंदर की बात का, लेकिन ये इन्होंने एक ऐसी बात बना ली। लेकिन मैं अब इसको इस तरह खत्म करता हूँ कि अभी एक और ब्रीफिंग होनी है जिस तरह उस दिन कहा गया, क्योंकि कोई कंक्लूसिव ब्रीफिंग नहीं थी, तो वो कहा गया कि पहले हम एक और ब्रीफिंग आपको देंगे जो बाकी जो इश्यूज रह गए हैं, तो उस पे जो वो वहाँ आ जाए, वहाँ प्राइम मिनिस्टर आ जाए, हम खुलम खुला कह रहे आ जाए। जो मोहसिन साहब ने कहा कि ये आते हैं और ये बात करते हैं, ये बाकी मीटिंगों के मतलब तो हम पे एलिगेशन लगा सकते हैं। अगर नेशनल सिक्योरिटी में ब्रीफिंग आर्मी चीफ और DGI दे रहे थे, तो वहां पे क्या खुदा न खासा आप प्राइम मिनिस्टर को आप कह सकते थे आप ये हैं, और वो हमें कहते हैं आप ये हैं, जिस तरह असेंबली में या टीवी टॉक पे या राणा साहब, अब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी, अब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी, वहां पर तो आप लोग एतराज नहीं करेंगे कि वज़ीर आज़म ना आए? वहां पर तो एतराज नहीं होगा? जी, पहले भी हमने नहीं किया गरीदा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ, ये प्रोग्राम बात ही नहीं है। वो ना आना चाहते थे, ना उन्होंने आना था, ना उनका प्रोग्राम था। ये एक बात कर दी, ना शहबाज साहब ने इस अंदाज में कहा है, ये कोई किधर बात हुई है? क्या किसने कन्वे किया? मुझे बताएं, क्या हमने कोई अपोजिशन की तरफ से कहा था? क्या हमने कोई पार्टी की तरफ से कहा था? वो कहते हैं सेक्रेटरी जी शहबाज साहब के, हमें एक सेक्रेटरी ने जो उनका डायरेक्टर है उसने बात की थी, वो शहबाज साहब कहते हैं कि अगर ना है तो अच्छा, कोई लाइक इस तरह कोई लाइट सी बात हुई, और वो काफी दिनों से बात थी कोई ऐसी। लेकिन ऐसी ना, बल्कि ये कहा गया, बिलावल साहब ने यह भी कहा कि अगर फलां लोग वहां पे होंगे तो फिर हम नहीं आएंगे। ये ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, उनकी जो आया था, तो उन्होंने अगर वो कहते थे उस लिस्ट में प्राइम मिनिस्टर का नाम डाल सकते थे वो, लेकिन उन्होंने तो स्पेसिफाई किया कि नॉन इलेक्टेड लोग उधर ना हो, बाकी जो है वो सारे आए। तो मैं समझता हूँ कि ये बिलावल साहब ने किन के नामों पे एतराज किया? पार्लियामेंटेरियंस के नामों पे या सियासतदानों के अलावा? नहीं, नॉट सियासतदान सिर्फ होना क्या जी, जो इलेक्टेड लोग है ना, ये वो फोरम है। आपने वहां ये भी कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर को ये ब्रीफिंग हम दे चुके हैं, DGI ने कहा ये सेम जो है उनको ब्रीफिंग दे चुके हैं। ये कहना कि जी उनको ब्रीफ कर दिया गया था, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर है, उसका प्रोरेगेटिव है, उसको होना चाहिए, सबसे पहले उसको ऑन बोर्ड होना चाहिए, हर चीज से उसको मालूमात होनी चाहिए उसके पास। लेकिन गवर्नमेंट के जो वो देने जवाब जो इस तरह की थी, और उधर क्वेश्चन रेज हुए जो गवर्नमेंट के रिलेटेड थे, उन्होंने शिफ्ट कर दिया वो क्वेश्चन, तो उससे DGI या आर्मी चीफ उन्होंने कह दिया गवर्नमेंट ही जवाब दे सकती है। और शाह महमूद साहब ने हस्बे आदत लंबे जवाब दिए, लंबे, जिस तरह वो आदत है, बस वो लंबे फिर दास्तान सुनाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बजाय इसके एक रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर होने के ये बात करें कि जी ठीक है हम नहीं आए, अगर आइंदा जो गवर्नमेंट होगी और जो मीटिंग होगी उसमें हम आएंगे। तो इतना ज्यादा इशू कर देना, टीवी पे ये अफसाना बने रहना, मेरा लिए इसका कोई मकसद नहीं है। उनको आना चाहिए था, उनको जवाब देने चाहिए थे, और वही ही इज द प्रॉपर एंड ही इज द पर्सन जिसको जवाब देना, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है। तो मैं दूसरी बात रही जो आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, वो मैंने बताया कि बात यह है कि ये नैब करते हैं। हमने तो इनको 10 दफा कहा है कि हम नैब में हम अमेंडमेंट कोई नहीं करना चाहते। ठीक। इन्होंने हमें प्रपोज किया कि अमेंडमेंट हम हमारे साथ मिलके बैठ के करें। इन्होंने हमें प्रेस किया, तो उसके मुताबिक इन्होंने कोई तैयार की अमेंडमेंट्स, पीपल्स पार्टी और PMLN और दूसरी पार्टियों ने मिलके। लेकिन वो इशू नहीं है। इशू ये है कि जो मंजूर साहब ने कहा है कि देखें कि कोई ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, मुझे ये बताएं प्राइम मिनिस्टर बड़ा ही बहुत कोई आइडियल किस्म का कोई रिफॉर्म्स ले आएंगे क्या? जब तक टोटल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है वो ऑन बोर्ड ना हो या उसमें कंसेंसस ना आए, वो कितना भी आप करा लें, हम कहेंगे। सर मैं बार बार वही गुजारिश कर रही हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने दावत तो दे दी, एक कमेटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आप लोग मजीद क्या चाहते हैं? क्विकली इसका जवाब दीजिए, फिर मैं चौधरी मंजूर साहब की तरफ जाऊँ। मैं ब्रीफ देता हूँ। चौधरी साहब ने ठीक कहा, इन्होंने जिस अंदाज में वो लाए हैं, जिस तरह इन्होंने बुलडोज किया, 1 घंटे में 21 कर दिए, वो इसका पता चलता है कितने ये सीरियस है अपोजिशन के साथ। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चीजें कर रहे हैं, हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस है कि ये एंगेज करते हैं और वहां पे कोई चीज होती नहीं लेजिस्लेशन में। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो होता हूँ ना, तो बाहर निकल के करते हैं कि इन्होंने तो NRO मांगा है,
इन्होंने फलां बात किया, ठीक, मुझे ये बताएं ठीक। आज मेरी गुरीदा बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात करने लगा हूँ। जो एक इंडिया ने वो पिछले साल फरवरी में एक उनके साथ हमारा हुआ था, जब अभिनंदन वाला भी जहाज गिराया था जी। उस वक्त कितनी सेंसिटिव बात थी, कोई जंग बिल्कुल करीब थे हम के लार्ज स्केल पे जंग हो जाए, तो वो प्राइम मिनिस्टर उधर भी नहीं आए, 1 घंटा बैठे रहे हम, 1 घंटा जो हम सारे लीडर जो अपोजिशन ठीक के है, लोग ठीक थे है राणा बैठे, साहब, सारे आर्मी वाले बैठे रहे, मेरी बात तो सुन लेना, उस वक्त भी वो राणा नहीं आए। साहब बड़ी उन्होंने बड़ी कहा, तवील नहीं बात हो जाना, गई है, जरा हमें बाकी मैंने नहीं पार्टिसिपेंट्स को भी जाना। टाइम अब दे भी मैं देना। बता रहा हूँ कि ये हमें एंगेज करें कोविड में क्या हुआ, बिलावल साहब इन्होंने राणा बुलाया साहब और खुद शहबाज बन गए साहब, actually। ठीक है, इन्होंने तकरीर की, इमरान खान साहब ने उठ के चले गए। ठीक, देखिए बात ये है राणा साहब कि आपकी हमें बात पता का है जवाब सेंटर मोहसिन कि अजीज ये साहब भी देना कोई चाह रहे सीरियस नहीं हैं, है। तो मुझे इजाजत दे कि मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ भी चली जाऊं। चौधरी मंजूर अहमद साहब, आप लोगों आप एक चीज को रगेरते हैं, उसमें से सबको पता है कि असल ठीक मसला है, क्या है, चौधरी मंजूर कि साहब, बिल्कुल वो नहीं चाहते हमारे साथ बैठने को, वो बिल्कुल शक्ल देखना नहीं चाहते, ये तो कोई जमहूरियत नहीं है। चौधरी मंजूर लोगों ने साहब, हमें आप वोट- लोगों के शिकवे, अपोजिशन के शिकवे अपनी जगह पे बजा हैं, हुकूमत का मौकिफ अपनी जगह पे, अब इतनी जो डिवीजन है, इतनी जो पोलर हमारे डिवीजन, शिकवे और मौकफ को आप एनालाइज कर लिया करें ना, हमारा मौकफ सर जवाब और तो आप उनके लोगों से जो- लूंगे ना सर, आप लोग अवाम के नुमाइंदे हैं, असल काम तो आप लोगों ने करना है, कानून साजी तो आप लोगों ने करनी है, तो जब तक आप सब यार, इकट्ठे वो बैठेंगे नहीं। अपोजिशन की शक्ल नहीं देखना चाहते। रान तनवीर हुसैन साहब, आपको इंटरप्ट करूंगी सर, काफी लंबा आपका जवाब हो गया, बाकी पार्टिसिपेंट्स वेट कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद लस्सी का शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आएंगे, चौधरी मंजूर अहमद साहब से सवाल करेंगे, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चौधरी मंजूर साहब, बैठेंगे किस तरह, बैठेंगे किस तरह, बैठेंगे भी कि नहीं? सुन लेना, उनसे पूछ लें फिर किसी वक्त राणा साहब जरा चौधरी मंजूर साहब को जवाब देने दें। अपोजिशन को लेटर भी लिखा, किसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अच्छा, राणा साहब, कंसल्टेशन है राणा साहब जरा चौधरी मंजूर साहब को जवाब देने दें, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं वो, और बड़ी देर से उनका टाइम ड्यू है। चौधरी मंजूर साहब। अच्छा देखिए गरीदा, 2-3 चीजें हैं जी, अगर ये समझते हैं कि अपोजिशन किसी जगह पे गलत है, हो सकती है, गलत हो सकती है, अपोजिशन गलत हो सकती है, मैं गलत हो सकता हूँ, कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन राज साहब ने जो कहा कि वजीर आजम की अना इस मुल्क से ज्यादा बड़ी है, ना जो है वो मसला कश्मीर से ज्यादा बड़ी है। चलो अब तो छोड़ दें, वहां पे उन्होंने कहा जंग जब थी तब क्यों नहीं आए, कश्मीर पे मसले पे ब्रीफिंग थी तब क्यों नहीं आए, अब अफगानिस्तान का इशू है, पाकिस्तान के ऊपर एक और जंग जो है वो एक तरह से मुसल्लत हो चुकी है, उसके इम्पैक्ट्स आएंगे पाकिस्तान पे, पाकिस्तान नहीं बच सकता, हम कोशिश भी करें तो इस वक्त वो इम्पोर्टेंट इशू है उस पर नहीं आए। नई बात ये कि देखिए ये इलेक्शन कोशिश कर रहे हैं कि ये इलेक्शन हमारे हक में, ऐसे हम रिफॉर्म्स ले आए जो पीटीआई के हक में चली जाए, तो उनको कौन मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा। इलेक्शन सभी पार्टियों ने मिलकर लड़ना है, और कम से कम इस पे जब तक एक इत्तेफाक नहीं होता तब तक कोई रिफॉर्म्स नहीं। जहां तक कश्मीर का इशू है, देखिए जीबी में क्या हुआ था, जीबी में पीटीआई नहीं जीती थी, जीबी में तो 10 आजाद उम्मीदवार जितवाए गए ताले के ऊपर, उनका एक ही निशान था सबका, और उनको उठा कर शामिल करवा दिया गया, और जीबी में जो मेंबर है वो वजीर है, जो भी मेंबर जीता है, जितने जीते हैं गवर्नमेंट के साथ है वो सारे वजीर है। अब यहाँ पे कश्मीर में ये क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको इनकी हिकमत अमली बता दूं। पीटीआई के साथ पास पूरे नहीं है, ऑलमोस्ट कैंडिडेट ही नहीं, पीटीआई होगी, कुछ जगह पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों को जितवाया जाएगा और कुछ जगह पे आजाद को जितवाया जाएगा, और फिर आखिर में मलगूबा बनाकर हुकूमत बना दी जाएगी। तो ये इस तरह से कर रहे हैं। सवाल ये है कि सेंटर मोहसिन अजीज साहब फरमा रहे थे कि इनकी बारियां लगी हैं, अब तो आप लोगों की भी बारी लगी, जिस तरह से मैं उस दिन कह रहा था कि ये कहते हैं, हालांकि हमारे तो कहीं सर चॉइस कोई नहीं है ना, और बारियां लग रही है, चॉइस कोई नहीं है ना, और फिलहाल पहली बारी का नतीजा क्या निकला? नहीं, चॉइस क्या, चॉइस हाँ, चॉइस कोई नहीं है। आटा 35 रुपए को 70 रुपए हो गया, चॉइस कोई नहीं है। चीनी 50 की थी, 52 की थी, 110 पे चली गई, चॉइस कोई नहीं है। पेट्रोल 25 रुपए एक रात में बढ़ा दिया, चॉइस कोई नहीं है। गैस की कीमत डबल ट्रिपल कर दी, चॉइस कोई नहीं है। क्या ये चॉइस है? अब पार्लियामेंट अमली तौर पर रिडेंडेंट हो गई है,
कर क्या रहे हैं, किया क्या है खारजा पॉलिसी में? एक मुल्क नहीं पाकिस्तान के साथ, हम 17 लोग नहीं ले सके जब कश्मीर हुआ था कि हम वहां पे वो जो ह्यूमन राइट्स ले जाए। हम खारजा जो इस्लामी ममालिक की खारजा वज़राए खारजा है, उनकी मीटिंग में टेबल नहीं करवा सके हम। तो करना क्या है? एक टाइम था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के अंदर सारी दुनिया के ममालिक के जो थे इस्लामिक ममालिक के लोगों को, सरबराहों को यहाँ पे ले आए थे। आज ये हालत है हमारी, और हम बढ़ के मार रहे हैं। आप जितनी मर्जी बढ़ के मार रहे हैं, आपका हक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज क्या है ठीक आप सामने है सारा कुछ। तो ये बारी मिल गई जो इनको मिलनी थी। वन टाइम पार्टीज आती हैं, कभी जुनैजो लीग आती है, कभी काफ लीग बनाई जाती है, कभी पीटीआई। तो वन टाइम पार्टी है, वो अगले लोग अपनी अपनी सियासत की सैर करना शुरू हो गए। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, तांगा पार्टियां मिला के जो है ना आपको चॉइस बनाया जा रहा है। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब जी, बात यह है, देखिए गिलगित बल्तिस्तान में तो अब ये यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, ये मेरे से बड़े सीनियर हैं पॉलिटिक्स में। बात ये कि इनके पास तो कैंडिडेट वहाँ थे ही नहीं। इन्होंने, अब ये मुझे नहीं समझ आती कि एक एक पार्टी के किसी के वहाँ पे 12 कैंडिडेट थे, किसी के 14 कैंडिडेट थे, तो 28 सीटें वो कैसे ले जाते, वो हुकूमत कैसे बनाते? हमारे तो कम से कम अपने थे या नून और पीपल्स पार्टी के पास तमाम हल्कों के कैंडिडेट, इनके कैंडिडेट नहीं। बहरहाल मैं अपनी बात करूँ, देखिए चॉइस तो नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि कोविड के बावजूद अगर हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर दी है, हमने कोविड के बावजूद अगर रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन कर दी है, कोविड के बावजूद जहाँ पे लोग नेगेटिव ग्रोथ दे रहे हैं, हमने 4% पॉजिटिव आपको जीडीपी ग्रोथ दे दी है। कोविड के बावजूद हमने अगर सरप्लस अकाउंट जो डेफिसिट था उसको सरप्लस में करके आपको दिखा दिया है। कोविड के बावजूद जो इंडस्ट्री नहीं चल रही थी, वो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी, उसको हम 9% पे ले गए हैं। कोविड के बावजूद जो सीमेंट इंडस्ट्री है, कार इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री है, किसी इंडस्ट्री का नाम ले लें कि उसकी ग्रोथ, उसकी सेल्स, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पाकिस्तान में जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड उसने सर, अब आपने इकोनॉमी की बात शुरू कर दी है, मुझे एक और प्रोग्राम यहीं पे रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा। कहा था सर, मैक्रो इकोनॉमी आप लोगों ने ठीक कर दी है, माइक्रो जो गरीब के लिए है, वही चौधरी मंजूर साहब बात कर रहे थे, वही राणा साहब आपको बात कर रहे थे। वही मैं बात कर रहा हूँ कि वो बात वो हम कर रहे हैं कि वो बात जो है वो एक चीज रह गई है। सर, बिजली महंगी कर, सर अभी पिछले हफ्ते बिजली महंगी कर दी दोबारा। सर, गैस फिर महंगी होने जा रही है। देखिए, मैंने कैसे ठीक करेंगे इकोनॉमी? सर, आप जवाब भी देने, 2 आदमियों के बजाय 3 आदमियों के मैंने जवाब देने, आपके भी देने। बात यह है कि देखिए, जब यहाँ पे राणा तनवीर साहब फरमा रहे हैं और बजा फरमा रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग पहले मिल चुकी है और उसके बाद आपको एक फेयर चांस मिलता है टू टॉक वट एवर यू वांट टू टॉक, और ये कहते हैं कि जी गवर्नमेंट का जवाब प्राइम मिनिस्टर में देना है, तो मैं बड़ी माजरत के साथ यहाँ ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है। गवर्नमेंट पूरी गवर्नमेंट होती है। वहाँ पे अगर फाइनेंस अपना आपके मिनिस्टर साथ मौजूद हैं, आपने अगर कहा कि जी इलेक्टेड लोगों के अलावा दूसरे नहीं आए, तो सारे हमारे परवेज खटक साहब, शाह महमूद साहब, ये फवाद चौधरी साहब वहाँ बैठे थे ना, आपके जवाब को देने के मुतामिल भी थे और जवाब उन्होंने दिए भी है। तो आपको तो इस पे खुश होना चाहिए। सर, उन्होंने कहा कि हमने एतराज नहीं किया था। सर, उन्होंने कहा हमने एतराज नहीं किया था। अब नेक्स्ट मीटिंग में वज़ीर आज़म साहब आएंगे कि नहीं आएंगे? सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, अब देखेंगे, वो देख लेते हैं कि अगर जरूरत होगी, अगर कौमी जरूरत होगी, वो जरूर आएंगे। लेकिन अगर इनको चांस देना है कि ये खुल के वहाँ अपने खदशात भी जाहिर करें, क्योंकि इनको जो इमरान खान के नाम से और इमरान खान के चेहरे से इनको चिढ़ है, वो जब आते हैं तो ये बलबिला उठते हैं, क्योंकि वो एक आदमी है जो कहता है कि ना छोड़ूंगा और ना छोड़ने दूंगा। सर, कौमी इस्लामी कमेटी की मीटिंग में भी आप एनआरओ ले आए हैं। सर, ऐसे ना करें ना। लेकिन बात ये है, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब देखे, मैं फिर ये बात रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे जिस वक्त एक आदमी एक आपको देखे, सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ, हमने तो यही कहा ना कि शफाफियत लेके आते हैं। इलेक्टोरल फॉर्म में क्या कह रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन में क्या कहा था, यही कहा था खरीदो फरोख्त होती है। आपसे नहीं, कई साल से हो रही है, हर एक को मालूम है। उसके लिए अगर वो चीज ठीक करना चाह रहा था, आपने एक बलवा डाल दिया। टाइम भी खत्म हो रहा है। आखिर में वही कुछ हुआ। आप चाहते थे कि हमारे सीट्स ना आए, सीट भी हमारी आ गई, और लेकिन ये कि आपकी बात भी सामने साबित हो गई कि आप नहीं चाहते कि यहाँ पे जो है शफाफियत में लाई जाए।
चौधरी साहब एक लास्ट कमेंट आपका, फिर टाइम खत्म हो गया। चौधरी मंजूर साहब। सिर्फ कमेंट है, मुझे नहीं, सीनियर आदमी है, प्राइम कौन सी गवर्नमेंट होती है? कोई गवर्नमेंट नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर के बगैर तो कोई हुकूमत नहीं होती। नहीं, प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत नहीं होती, चीफ से लेकर सारे गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर तो वज़रा की क्या, गवर्नमेंट मीन द कैबिनेट। वज़रा तो प्राइम मिनिस्टर की, एक मिनट ना, वज़रा तो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट है, आर्मी चीफ वजीर आजम के तहत है। इसका मतलब आर्मी चीफ लीड कर रहे हैं, वजीर आजम लीड कर रहे हैं, मैं तो ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं जी, मैंने इनका जवाब, चौधरी मंजूर साहब आप बड़े शरारती हैं, बड़े शरारती हैं चौधरी मंजूर साहब। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट का जवाब प्राइम मिनिस्टर देंगे। मैंने कहा गवर्नमेंट कहते हैं किसको? गवर्नमेंट कहते हैं आप जो है मुस्तफा इम्पैक्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ लें, गवर्नमेंट का मतलब कैबिनेट, ठीक है। एंड एनी पर्सन फ्रॉम द कैबिनेट इज गवर्नमेंट। राना तनवीर साहब आपका लास्ट कमेंट। राना तनवीर साहब। मैं कहता हूँ मोहसिन साहब बड़े जानीदा आदमी है, बड़े काबिल आदमी, मुझे मैं जानता हूँ। हाँ। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ एक ऐसे ही वो पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, ये वो नहीं है कि कोई खुदा न खासा फैसला हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट मीन्स कैबिनेट, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया चले। लेकिन मकसद ये है, ये नेशनल इशू था सिक्योरिटी का, नेशनल सिक्योरिटी का। यहाँ लेस देन प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट की नुमाइंदगी इस रिफ्लेक्ट्स नॉन सीरियसनेस। तो मैं समझता हूँ कि ये बात गलत है। लेकिन दूसरी बात इन्होंने की, हमने 3 घंटे अगले दिन असेंबली में हमने इनको सुना नहीं, वो वहां पे उन्होंने 1-2 दफा हमें गालियां भी दी, लेकिन हमने सुने प्राइम मिनिस्टर की तकरीर। नहीं, गाली नहीं देते, नहीं गाली जो मतलब बुरा भला फिर भी कहा कि नैब ये नैब मैं खुद उधर था, आप तो नहीं थे। लेकिन मसला ये है कि हमने इनको सुना, लेकिन हम नेशनल सिक्योरिटी पे हम एक है, हम बिल्कुल आगे हैं, बल्कि आगे हैं, हमें कोई उस पे इशू नहीं। लेकिन हमें बताया तो सही ना। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म अगर इस सीरीज की नेक्स्ट मीटिंग होती है, उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज की नेक्स्ट मीटिंग अगर ब्रीफिंग होती है तो उसमें वज़ीर आज़म साहब जरूर मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर मोहसिन अजीज साहब, चौधरी मंजूर अहमद साहब और राना तनवीर हुसैन साहब। बहुत सी बातें मजीद डिस्कस करने वाली थी, खासतौर पर बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदों के साथ बातचीत का मामला, अफगानिस्तान का इशू और इकोनॉमी की डिबेट। लेकिन टाइम खत्म हो गया। सो मेहमानों का एक दफा फिर बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।